नमस्कार। आज हम बात करेंगे युद्ध की एक बहुत ही खास रणनीति के बारे में। एक ऐसी रणनीति जो पहले तो बस थ्योरी में थी, लेकिन अब ये एक हकीकत बन चुकी है। इसे कहते हैं डीकैपिटेशन, मतलब लीडरशिप का सफाया। हाल ही में जो वेनेजुएला और ईरान में हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अगला निशाना उत्तर कोरिया के किम जोंग उन है? और ये सिर्फ कोई अटकल नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर जियोपॉलिटिकल सवाल है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं मुद्दों पर गौर करेंगे। क्या ये वाकई जंग का कोई नया तरीका है? कैसे दो बड़े नेताओं को सत्ता से हटाया गया? ये डीकैपिटेशन स्ट्राइक आखिर काम कैसे करता है और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? और सबसे आखिरी में वही बड़ा सवाल, नॉर्थ कोरिया का क्या? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। क्या हम सच में युद्ध के एक बिल्कुल नए दौर को देख रहे हैं? तो ये डीकैपिटेशन स्ट्राइक है क्या? देखिए, ये एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जिसका एक ही मकसद होता है, किसी देश की लीडरशिप को ही खत्म कर दो। इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है कि अगर शरीर से सिर ही अलग कर दिया जाए तो शरीर तो बेजान हो ही जाएगा। मतलब पूरी कमांड और देश की व्यवस्था एकदम ठप। अब बात करते हैं उन दो ताज़ा घटनाओं की, जिन्हें हमारा सोर्स इस स्ट्रैटेजी के सबसे सटीक और कहना चाहिए हैरान कर देने वाले उदाहरणों के तौर पर पेश करता है। शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से। यहाँ तो कमाल ही हो गया। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से बस यूं ही उठा लिया गया, मानो जैसे कोई कैब उन्हें पिक करने आई हो। सोचिए, अमेरिकी सेना को उनकी एकदम सटीक लोकेशन मालूम थी, और सबसे हैरान करने वाली बात, कोई जवाबी हमला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल एक फिक्स्ड मैच की तरह, जैसे सब कुछ पहले से ही तय था। अब ईरान की बात करते हैं। वहां आयतुल्ला खामेनेई को शायद अंदाजा था कि वो निशाने पर हैं, तभी तो उन्होंने पहले से ही अपने उत्तराधिकारी का बंदोबस्त कर लिया था। 28 फरवरी को जो पहला हमला हुआ, उसमें तो वो बच गए, लेकिन दूसरे हमले में उन्हें और उनके परिवार को खत्म कर दिया गया। और बाद में, जैसा कि प्लान था, उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई नए सुप्रीम लीडर बन गए। तो इन दोनों ऑपरेशंस के नतीजे एकदम अलग थे। वेनेजुएला में लीडर को हटाया गया और देश पर बाहरी असर आ गया, लेकिन ईरान में लीडर को तो मार दिया गया, पर उनकी जो पहले से तय सक्सेशन प्लानिंग थी, उसकी वजह से उनका शासन बच गया। और ये जो फर्क है ना, ये नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये उदाहरण देखने के बाद चलिए अब जरा इस स्ट्रैटेजी के पीछे की थ्योरी को समझते हैं कि इसे डिजाइन कैसे किया गया है, ये काम कैसे करती है। सोर्स इस सिद्धांत को एक बहुत ही दमदार कहावत से समझाता है। अगर आप सिर को शरीर से काट दें तो शरीर मर जाता है। बस यही डीकैपिटेशन का मूल मंत्र है। इसका असली मकसद एक साइकोलॉजिकल असर डालना होता है। सबसे पहले लीडर को टारगेट करो। इससे क्या होगा? पूरे सिस्टम में कंफ्यूजन फैल जाएगा। फिर पावर के लिए, गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी, और आखिर में पूरा देश ही ढह जाएगा। मतलब दुश्मन की लड़ने की हिम्मत ही खत्म। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि ये इतनी खतरनाक स्ट्रैटेजी आई कहाँ से? तो सोर्स इसका क्रेडिट देता है इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज को। उन्हीं ने इसे सबसे पहले बनाया और इस्तेमाल करके कामयाब भी हुए। इसकी कहानी शुरू होती है 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स से, जहां 11 इजरायली एथलीटों की हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में मोसाद ने अगले 12 साल तक पूरी दुनिया में घूम कर उस हमले में शामिल हर एक शख्स को ढूंढकर मारा। इस पूरे ऑपरेशन की कहानी 2018 की एक किताब राइज एंड किल फर्स्ट में बताई गई है। और इसी किताब के मुताबिक इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज ने अब तक 2700 से भी ज्यादा हत्याएं की हैं। ये नंबर बताता है कि उन्हें इस तरह के ऑपरेशंस का कितना ज्यादा तजुर्बा है। तो अब जब हम ये समझ गए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, तो देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका ने इस इजरायली मॉडल को कैसे अपनाया और अपने जियोपॉलिटिकल मकसदों के लिए इसे एक मॉडर्न हथियार बना दिया। देखिए, अमेरिका का जंग लड़ने का जो पुराना तरीका था, वो बहुत लंबा और खर्चीला होता था। अपनी फौज को जमीन पर भेजना, सालों तक कब्जा बनाए रखना, और इसमें अमेरिकी सैनिकों की जान का भी बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन ये नया तरीका बिल्कुल उल्टा है। ये तेज है, सटीक ड्रोन और हवाई हमलों पर टिका है, जिसमें अमेरिकी कैजुअल्टीज का रिस्क लगभग 0 होता है। ये ग्राफ देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी कॉमन हो गई है।
जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में करीब 48 टारगेटेड किलिंग्स हुई। वहीं बराक ओबामा के दौर में ये नंबर बढ़कर सीधा 353 पर पहुंच गया। और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इस रणनीति को एक तरह से नॉर्मली बना दिया गया और इसकी रफ्तार और भी तेज हो गई। मतलब अब ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक मेन हथियार बन चुका है। चलिए, अब हम वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं। इतनी सारी जानकारी के साथ अब हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर नॉर्थ कोरिया इतनी अनोखी और सबसे बड़ी चुनौती क्यों है। अब देखिए, ईरान और नॉर्थ कोरिया की तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। ईरान में एक क्लियर सक्सेशन प्लान था, एक पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी थी जो काम कर रही थी। लेकिन नॉर्थ कोरिया, वहां तो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बस एक ही इंसान पर टिका है, किम जोंग उन। उनका कोई क्लियर उत्तराधिकारी है ही नहीं। और तो और उनकी इंटेलिजेंस में सेंध लगाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इसीलिए सोर्स का ये मानना है कि अगर किम जोंग उन को हटा दिया जाता है तो वहां कोई क्लियर सक्सेसर तो है नहीं और इससे देश में भयंकर अफरा तफरी मच जाएगी। सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक भयानक जंग छिड़ सकती है क्योंकि हर कोई वो एब्सोल्यूट पावर चाहेगा। और यही बात हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है, क्या कोई डीकैपिटेशन स्ट्राइक तब कामयाब हो सकती है जब आपके पास अंदर घुसने और सटीक इंटेलिजेंस हासिल करने का कोई रास्ता ही ना हो। नॉर्थ कोरिया के मामले में यही सबसे बड़ी पहेली है।